जी भाइयों। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज कंटेनर्स के बारे में। कंटेनर्स क्या होते हैं? ठीक है, कंटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंटेनर्स, कुबरनेटिव जिसको हम के एट एस भी बोलते हैं। ठीक है। और एपीएस को डिस्कस करेंगे, एपीएस क्या होती है, कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, ये सारा पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लैम्डा पढ़ा था, आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले हम कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे थोड़ी सी। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम क्या करते थे। हम ऑन प्रेमिसेस में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते थे। एक डाटा सेंटर पहले ऑन प्रेमिसेस के ऊपर यूज करते थे, जब हमारे पास क्लाउड कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। तो हम क्या करते थे, सर्वर इंस्टॉल करते थे। उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती थी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती थी, उसकी हमें जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती थी, उसकी स्टाफ कॉस्ट आती थी। तमाम चीज़ें उसमें हमें जो है वो काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती थी, तमाम चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती थी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है। और अभी हम वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते थे, हम अपनी एप्लीकेशन भी डिप्लॉय नहीं करते थे, लेकिन हमें निचले लेवल के ऊपर जो कैपिटल कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो वहाँ पे इस तरह की जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक हाइपरवाइजर वाला हमारे पास सिस्टम आया, हमने उसको यूज़ किया, जहाँ पे हमने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर चीज़ों को वर्चुअलाइज कर दिया कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ये होता था कि वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़ाया होते थे, वेस्ट होते थे। ठीक है, ये चीज़ हमने तब डिस्कस की थी जब हम EC2 का शुरू शुरू में पढ़ रहे थे, फर्स्ट सेकंड एक दो क्लास के अंदर। ठीक है। तो हाइपरवाइजर के अंदर हमारे पास क्या होता था, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वहाँ पे हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे थे। ठीक है भाइयों। फिर हमने क्या किया, इन दोनों मॉडल को हमने खत्म किया और हम आगे क्लाउड के ऊपर। ठीक है। हमने ये देखा कि भाई एक क्लाउड नाम की एक चीज है। क्लाउड नाम की एक चीज है जहाँ पे हमारे पास एक सर्विस है EC2। ठीक है। उसको हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। EC2 सर्विस है, उसको हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम क्लाउड के ऊपर आ गए। तो क्लाउड के ऊपर क्या हुआ, क्लाउड के ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। सबसे नीचे क्या होता है, तो जब हम क्लाउड के ऊपर आए तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का, सबसे पहले हमारे पास होस्ट होता है। होस्ट क्या आता है, जो AWS के फिजिकल डाटा सेंटर जो सर्वर वहाँ पे होता है उनको हम बोलते हैं होस्ट, जिनके ऊपर हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है, हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है आपके पास, और जो चीज़ों को वर्चुअलाइज करने में हेल्प करता है। और उसी हाइपरवाइजर के ऊपर हम अपने EC2 को या वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं, और उसके ऊपर हम एप्लीकेशन को चलाते हैं। हमने लैब भी की थी जब हमने वेब पेज एक्सेस करके देखा था। ठीक है। तो क्लाउड के अंदर ये हो गया। फिर कुछ देर बाद कुछ इवॉल्वमेंट हुई टेक्नोलॉजीज के अंदर, एक और नई चीज आई। उसको हमने देखा कि उसका नाम रख दिया कंटेनर्स। एक कंटेनर एक नई चीज आई। उसमें हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर हमने ये किया कि अब हम अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली EC2 के ऊपर नहीं चलाएंगे, अब हम उसको कंटेनर के ऊपर रन करेंगे। कंटेनर अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन बना देंगे। किस तरह, कि सारा काम वही करेंगे, होस्ट हाइपरवाइजर EC2 नहीं, EC2 के ऊपर हम जो है ना मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। तो मल्टीपल कंटेनर हम यहाँ पे बना सकते हैं, और इनके अंदर या इनके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है इसके ऊपर, इन तीनों कंटेनर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब हम कंटेनर के ऊपर क्यों रन करवाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया, के8S का, कुबरनेटिव का। कि हमने ये देखा कि भाई अब हमारे पास जो है कंटेनर बहुत ज्यादा बन गए हैं। अब दो तीन तो हों तो ठीक है, अगर फर्ज कर लें 10, 50, 100 कंटेनर आपके पास चल रहे हैं, उनको किस तरह मैनेज करना है, हैंडल किस तरह करना है, उसकी ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसिंग किस तरह करेंगे। तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए, कंटेनर को हैंडल करने के लिए, उसको बोलते हैं, एक टूल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं के 8S कुबरनेटिव।
कुबरनेटिव, ठीक है। तो अब हम एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर ना रन करवाते हुए किसके ऊपर रन करवाते हैं, कुबरनेटिव के ऊपर रन करवाते हैं, ठीक है भाइयों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं। मतलब ऑर्केस्ट्रेशन को बोलते हैं जो कंटेनर को हेल्प करने में, जो कंटेनर को मैनेज करने में, हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो आज के दौर में जो भी मार्केट के अंदर, फॉरेन में या पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी कोई एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर रन हो रही है, वो मोस्टली कौन सा यूज कर रहे हैं, कुबरनेटिव ही यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जो इसको हम बोलते हैं डेवऑप्स टूल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कुबरनेटिव यूज हो रहा है आजकल, ठीक है भाइयों। अब हम पढ़ते हैं भाई, अब हमें कंटेनर की जरूरत क्यों पेश आई। ये हमारी एप्लीकेशन तो चल रही थी, सही से चल रही थी हमारे EC2 के ऊपर, तो कंटेनर की हमें क्यों जरूरत पेश आई, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसको हम करते हैं रेस। मैं ना आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल पे ही समझें कि आपने कोई सामान इंपोर्ट करवाना है बाहर से, किसी दूसरे USA से, यूके, किसी दूसरे कंट्री से कुछ सामान आपने इंपोर्ट कराना है पाकिस्तान के अंदर शिप के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह की होगी, शिप होगी, इससे मिलती जुलती, ठीक है। एक शिप होगी, कोई टाइटैनिक टाइप। तो यहाँ पे देखेंगे एक शिप है, अगर उस शिप के अंदर हमारा सामान तो नहीं होगा ना, सब बाकी में सामान भी होगा, कि फर्ज कर लें उस शिप के अंदर जो ना आपके पास वुड का सामान भी पड़ा हुआ है, कांच का सामान भी वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जो वहाँ पे स्टोन है वो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, कार्स वगैरह, वो भी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, कुछ लोहे का सामान है वो भी वहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एल्यूमिनियम का सामान है वो भी वहाँ पे उसी शिप के थ्रू आ रहा है। अब फर्ज कर लें अगर वो शिप इसी तरह हम लोड कर देते हैं शिप को, कि सारा सामान हम एक जगह रख देते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे चीजों को डैमेज होने का ज्यादा खतरा है, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज टूट जाएगी तो उसकी वजह से बाकी चीजें भी डैमेज हो जाएंगी, इफेक्ट होंगे उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें नाजुक होंगी, जिस तरह कांच का सामान होता है, तो लकड़ी की वजह से, लोहे की वजह से टूट सकता है, तो वहां पे काफी नुकसान होगा हमें। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने एक, उस जो हमारे पास शिप थी उसके अंदर हमने डिफरेंट कंटेनर्स रख दिए। एक कंटेनर हमने ये रख दिया, एक कंटेनर ये रख दिया हमने, तो डिफरेंट कंटेनर हमने रख दिए। अब क्या होगा कि जो गाड़ी होंगे वो यहाँ पे पैक होंगी इस कंटेनर के अंदर, जो कांच का सामान होगा वो यहाँ पे होगा, और जो रोड वगैरह होंगे, लोहे का सामान होगा, वो यहाँ पे पैक किया होगा। इससे क्या होगा, इससे चीजें आइसोलेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अब डैमेज होने का खतरा बहुत कम है, अगर एक चीज टूटेगी तो वो उसी को अफेक्ट करेगी, बाकी चीजों को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास सही है, ये वाला सही है, ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास बेटर है, कि वहां पे हम कंटेनर यूज करें। इसी तरह IT के अंदर क्या होता है कि वहां पे जो है ना, पहले हमारे पास क्या होता था, जो डेवलपर था, अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखवानी है या कोई आपने कोड लिखवाना है कोई वेबसाइट का, तो वो आपको पूरा कोड लिख देता था कि ये आपका कोड है, ये पकड़े और इसको जाके चलाने, आपने इसको ऑन प्रेमिस पे चलाना है, EC2 पे चलाना है, जाके इसको डिप्लॉय करना है। तो उसका सारा कोड एक पेज होता था, वहां पे लिखा होता है, आपको फाइल फोल्डर मिल जाता था, वहां पे तमाम कोड लिखा होता है उसका, ठीक है। तमाम कोड इसी के अंदर लिखा हुआ है। अब होगा क्या कि आप उसको रन तो कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसने आपको टेस्टिंग करके हर चीज करके दी है, कोड का में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। लेकिन वहां पे क्या होगा, कल को आपने कोई चेंजिंग करनी है उसके अंदर, ठीक है, कोई एरर आ गया, आपने कोई अपडेट करना है उसके अंदर कुछ, तो फिर आप किस तरह करेंगे। आप कर तो सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर हजारों में 7 से लाइंस लिखी हुई हैं कोड की, तो किस तरह चेंज करेंगे। अगर हमने यहाँ से कोई चेंजिंग करनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे चेंजिंग करने की वजह से बाकी कोड के ऊपर कोई एरर आ जाए, कोई स्पेसिंग एरर आ जाए, सिंटैक्स एरर आ जाए, तो बाकियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम अपनी एप्लीकेशन कोड के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगी, हमारे यूजर को नुकसान होगा, उनको डाउन टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते, इससे बिजनेस लॉस होता है हमें, ठीक है। तो हम इन चीजों से बचना चाहते हैं। तो क्या होगा कि फर्ज कर लें कि आपके पास कोई एप्लीकेशन और आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, साइन इन पेज के अंदर, साइन अप पेज के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो उसकी वजह से बाकी एप्लीकेशन है, बैक एंड फ्रंट एंड, वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर हमारे पास आया कंटेनर का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमने पूरा एप्लीकेशन कोड नहीं लिखवाया, हमने उसको एप्लीकेशन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने एप्लीकेशन कोड को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस तरह किया, कि उसका जो साइन इन वाला पार्ट था उसको हमने एक कंटेनर के अंदर चला लिया। जो हमारे पास होम पेज था अपनी एप्लीकेशन का, उसको हम दूसरे कंटेनर के ऊपर चला लिया। जो हमारे पास कोई और पेज था, ठीक है, इस यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन या डैशबोर्ड वाला पेज, तो उसको हमने अलग कंटेनर के ऊपर रन करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे चीजें आइसोलेट रहेंगी, एक ही वजह से दूसरी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फर्ज कर लें कल को हमने, ये साइन इन पेज है, यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई पासवर्ड चेंजिंग करनी है, पासवर्ड रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, कोई भी ऐसा हमने चेंज करना है, तो हम इसी को चेंज करेंगे, बाकी एप्लीकेशन हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो चलती रहेगी, उसको हमारे जो यूजर है वो यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लाउड को मैनेज करना, क्लाउड को हैंडल करना, क्लाउड के ऊपर, सॉरी क्लाउड कह रहा हूँ, कंटेनर को यूज करना, उनको मैनेज करना, हैंडल करना हमारे लिए इजी होता है। इसलिए यहाँ पे हम चीज़ों को आइसोलेट रखते हैं और इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका अपना वेट भी बहुत कम होता है। जो कंटेनर्स होते हैं इनका वेट बहुत कम होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम EC2 बनाते हैं, EC2 बनाने के लिए अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है ना बाइट फोल्ड हमें स्टोरेज कितनी मिलती है, बाइट फोल्ड, किसको याद हो, हमें 30 GB मिलेगी। अगर हम लिनक्स AMI यूज करें तो वहां पे हमें कितनी मिलेगी, वहां पे हम बाइट फोल्ड कितनी मिलेगी, 8 GB मिलेगी। मतलब इतना इतना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज होता है, जीबीज में होता है, लेकिन यहाँ पे MBs के अंदर आपका साइज होता है। क्योंकि जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर कंटेनर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई इमेज बना के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे डाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कंटेनर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हम कोई अपना यूज करेंगे, कोई और यूज करें कंटेनर बनाने के लिए, तो बहुत लाइट वेट होगा। लाइट वेट होने की वजह से हम कंटेनर को इजीली मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आती है, चीज ये आती है कि फर्ज कर लें आपके पास ये EC2 चल रहा है। अब EC2 के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल, यहाँ पे 3 कंटेनर चल रहे हैं, हो सकता है इस कंटेनर के ऊपर आपका Ubuntu चल रहा हो, यहाँ पे आपका लिनक्स चल रहा हो, यहाँ पे रेड हैट चल रहा हो, डिफरेंट कंटेनर्स आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब हमने EC2 की बात की थी, तो EC2 के अंदर क्या हुआ था, EC2 के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, ऐसा ही था ना, कि EC2 के अंदर हमने, EC2 को हमें क्या किया था, EC2 के थ्रू हमें वो ना सर्वर बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है, जो सेम लाइक सर्वर काम करती है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली। इसलिए कहते हैं वहां पे हार्डवेयर हमारा वर्चुअलाइज हो जाता है। क्लाउड के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइज हो जाता है। लेकिन कंटेनर के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज हो जाता है। तो कंटेनर के अंदर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। ठीक है भाइयों, तो ये तो था कंटेनर का कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझ लें कि जो कंटेनर होता है वो बनता किससे है। तो कंटेनर आपके पास हमेशा किसी ना किसी इमेज से मिलके बनेगा, किसी इमेज से, किसी तस्वीर से मिलके बनेगा। जिस तरह हम EC2 बनाते हैं ना, तो EC2 बनाने के लिए हम क्या चूज करते हैं, AMI चूज करते हैं, Amazon मशीन इमेज यूज करते हैं, उस EC2 की उस सर्वर की इमेज भी लेते हैं। इसी तरह जब भी हम कोई कंटेनर बनाएंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इमेज चाहिए होगी। इमेज के अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो कंटेनर हमेशा इमेज से बनेगा। ठीक है, तो जब भी कंटेनर बनाना होगा तो हम पहले इमेज लेंगे, इमेज को यूज करेंगे, उस इमेज को यूज करते हुए अपना कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास अगर कुछ कंटेनर वहां तो हम इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेनर तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे कुबरनेटिव, जिसको हम बोलते हैं KATS। जो इसका मोनोग्राम होता है ना, इसका जो लोगो होता है कंटेनर का, वो किस इस तरह का होता है, एक शिप बनी होती है आपके पास। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जो डोकर कंटेनर होता है ना, उसकी जो लोगो होता है वो इस तरह का होता है, ये वाला, कि एक शिप बनी होती है फिश टाइप की, तो आप उसको यूज करते हैं।
ये वाला कि एक कंटेनर है कि आपका जो कंटेनर चल रहे हैं वो किसी फर्ज करने EC2 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है भाइयों। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुबरनेटिव की, तो उसका लोगो देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हैंडल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कुबरनेटिव होता है इसको यूज करते हैं फॉर कंटेनर मैनेजमेंट के लिए, कंटेनर को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। ठीक है, शिप है ना एक तरह की कंटेनर, तो शिप किससे चलती है, एक हैंडल व्हील से चलेगी, ये वाला हैंडल जो होगा इस तरह रियल टाइम में शिप के अंदर लगा होता है। तो इसके थ्रू हम क्या यूज करेंगे, कुबरनेटिव के थ्रू हम क्या अचीव करेंगे, अपने कंटेनर को मैनेज करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। अब हम एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर ना चलाते हुए अब कहाँ चलाते हैं, कुबरनेटिव के ऊपर चलाते हैं, जो हम यूज करते हैं। ठीक है भाइयों। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कंटेनर का और कुबरनेटिव का। अब हम इसकी कर लेते हैं लैब। तो अब हम क्योंकि कंटेनर बनाने लगे हैं, कंटेनर की लैब करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें EC2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं EC2 यहाँ पे आके। ये मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ AWS के ऊपर। आप अगर करेंगे तो इसको आप गूगल के ऊपर भी कर सकते हैं, एज़्योर क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको EC2 के ऊपर, AWS के ऊपर परफॉर्म करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस पे आपने क्लिक करना है। या तो को पता है बहुत दफा हमने इसकी लैब कर ली है, VPC के अंदर, डेटाबेस के अंदर बहुत दफा हमने बना लिया EC2। यहाँ पे आप कुछ भी नेम देते हैं इसको, मैं इसको डोकर नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे बाकी चीज़ें बाय डिफॉल्ट रहने दें, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल से चेंज नहीं कर रहा। अगर आप विंडो के ऊपर लैब कर रहे हैं तो आपने पुटी वाली फाइल डाउनलोड करनी है, और अगर आप लिनक्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका लैपटॉप का है, तो वहाँ पे आपने डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं नीचे, और इसका जो है ना, ठीक है, ये देखिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ AMI के अंदर, तो आज मुझे कितना मिला है, 8 मिला बाइट फोल्ड। ये बाइट फोल्ड होता है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे सिंपली क्लिक कर दें, आपका सर्वर लॉन्च हो जाएगा फौरन से। पोर्टी की तो एक्सेस भी करना आपने इसको। मैं इसलिए आपको दोबारा इसलिए कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो फिर वीडियोस को, अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको आइडिया हो जाए कि हम EC2 किस तरह बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं थी, बहुत बार हमने इसको परफॉर्म कर लिया है। पुटी ओपन कर लें, पुटी के थ्रू आपने इसको एक्सेस करना है। कुछ स्टूडेंट को पुटी के अंदर भी इशू आ रहा होता है कि एक्सेस नहीं हो रहा होता। यहाँ पे इसका पब्लिक पेस्ट करना है, आपने कॉपी किया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है SSH, उसके साइड पे प्लस बटन, इस पे क्लिक करना है। फिर जो ओथ है, ओथ के साइड पे प्लस बटन है, इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद समटाइम आपके पास ऑप्शन आता है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओथ पे क्लिक करूंगा। अगर ओथ पे क्लिक करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने साइड प्लस पे क्लिक करना है, फिर आपके पास वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा पुराना है 40 का वर्जन, जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर अगर हम प्लस पे प्लस क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा, वरना ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फाइल को अपलोड कर देना है, जो आपने प्राइवेट फाइल इसकी डाउनलोड की थी। ओपन कर लें इसको, यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। हमारा पुटी ओपन हो गया, हमने इसको यूजर नेम लिखेंगे यहाँ पे इसका, EC2 यूजर -यूजर, तो मैंने एक्सेस कर लिया। LS करूंगा, कुछ भी नहीं है, रूट यूजर बन जाऊं, सूडो सो। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह वन बाय वन लेके चलेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट में आपसे ये बात करनी है कि अब देखें, हमने अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे चलाना है, कंटेनर के ऊपर रन करवाना है। तो आप कहीं से भी कंटेनर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। जिस तरह आपने जाना है एक जगह दूसरी जगह गाड़ी पे जाना, तो आप किसी भी कंपनी गाड़ी बाय कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। इसी तरह आप कोई भी कंटेनर सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर आप AWS के ऊपर काम कर रहे हैं तो AWS की अपनी कंटेनर सर्विस है, अपनी कुबरनेटिस सर्विस है, ठीक है। अगर आप गूगल क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, GCP के ऊपर, तो गूगल की अपनी कंटेनर सर्विस है, अपनी कुबरनेटिस सर्विस है। अगर आप एज्योर के ऊपर काम कर रहे हैं, एज्योर क्लाउड के ऊपर, तो उनकी अपनी कंटेनर सर्विस, अपनी जो है ना वो सर्विस है, दूसरी कुबरनेटिस सर्विस है, ठीक है। तो इनकी अपनी अपनी होती है। लेकिन आप अगर आप ओपन सोर्स यूज करना चाहते हैं, जिस तरह लिनक्स होता है ओपन सोर्स होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो कुछ टूल्स डेवऑप्स के टूल होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, जो इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डोकर कंटेनर्स। उसका नाम होता है डोकर कंटेनर्स। तो डोकर क्या है? कंटेनर का नाम है। वैसे होता कंटेनर नहीं है, लेकिन डोकर उसका सिर्फ नाम है। अब डोकर को समझने के लिए आप एग्जांपल समझें। जिस तरह देखें, आपने ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक पटरी एक होती है उसकी, वो आपको बिछानी पड़ेगी, उसका यूज करना पड़ेगा। अगर आपने एयरपोर्ट बनाना है फ्लाई करिए या प्लेन लैंडिंग के लिए, तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप के रनवे होते हैं, वहां पे रोड बना होता है उनका एक अलग से, तो उसके ऊपर रन होगा। वो ट्रेन वाली पटरी पे नहीं उतर सकेगा जहाज, ठीक है। जो ट्रेन है वो जहाज वाली रनवे को यूज नहीं कर सकेगी। इसी तरह जो कंटेनर होता है उसको रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसको, ठीक है, कंटेनर को चलाने के लिए जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए उसको हम बोलते हैं डोकर। डोकर एक प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पे हम कंटेनर को रन करवाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारे पास डोकर नहीं होगा तो हम कंटेनर को यूज नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा लैब के अंदर, वो हम डोकर को पहले इंस्टॉल करेंगे, डोकर प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम कंटेनर उसके ऊपर रन करवाएंगे। अगर हम डायरेक्टली कंटेनर बनाएंगे तो नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है भाइयों। तो हम चलते हैं लैब के ऊपर, और यहाँ पे आपने कमांड चलानी है, यम इंस्टॉल डोकर। अगर आप, क्योंकि मैं रेड हैट का वर्जन यूज कर रहा हूँ Amazon लिनक्स, तो यहाँ पे याम की कमांड चलेगी। अगर आप उबंटू के ऊपर लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने वहां पे याम की जगह ऐप लिखना है, APT लिखना है, ठीक है। याम इंस्टॉल डॉकर और -y लगा दें, यस कर दें, एंटर करें। तो देखिए मेरे पास जो ना डॉकर एक प्लेटफॉर्म जो उसका है वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मेरे यहाँ पे सिस्टम के ऊपर लोकली, ठीक है। अब देखना हो कि वाकई वो इंस्टॉल हो गया कि नहीं, विच डॉकर करें। तो यहाँ पे देखो कह रहा है जहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ है, ओ सॉरी, आपको शो नहीं हो रहा ना, एक मिनट जरा रुकिए। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम EC2 के ऊपर अपने जो है ना वो कंटेनर को, इस जो हमारा डोकर कंटेनर है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। EC2 के ऊपर हम AWS की सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। AWS की भी कंटेनर सर्विस होती है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो ओपन सोर्स होता है डोकर कंटेनर, वो मैं यहाँ पे आपको चला के दिखा रहा हूँ। वैसे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी कोर्स के अंदर चीजें हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह काम होता है डोकर कंटेनर के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पे करना है यम इंस्टॉल डोकर, ठीक है, -y करें, तो ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे डोकर, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये देखना हो कि वाकई हो गया कि नहीं, तो विच की कमांड से देख सकते हैं, जो हमने लिनक्स के अंदर ये सारी कमांड्स पढ़ी थी, डिस्कस की थी इसको मैंने, कि यहाँ पे आपका डोकर जो है ना वो आ चुका है। अब इसको सेम लाइक वेब सर्वर, इसको इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सर्विस डोकर स्टेटस दिखा दो, क्या स्टेटस है, अभी इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव है तो उसको मैं एक्टिव करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, अभी सो रहा है ये भाई साहब। सर्विस डोकर स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर लें सिंपल, और ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप सिस्टम CTL भी लगा सकते हैं, आप सर्विस भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्क क्या आएगा, जब सिस्टम CTL लगाएंगे तो स्टार्ट पहले आ जाएगा, और जो पैकेज नेम है डोकर वो लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो डोकर होता है, जो कंटेनर होता है, वो तीन चीजों से मिलके, वो एक चीज से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? इमेज से मिलके बनता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक हमें इमेज चाहिए होती है, ठीक है। तो जो कंटेनर होता है वो हमेशा किसी ना किसी इमेज से मिलके बनेगा। इमेज के अंदर क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि कंटेनर का तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो इमेज से ही कंटेनर बनाएंगे अपना। तो जो इमेज होती है वो तीन तरह से मिलके बनती है। जो पहला तरीका होता है कि हम उसको जो है ना पुल कर सकते हैं।
पहले से बनी होती है हमारे पास इमेजेस, उसको हम पुल कर सकते हैं, डिफरेंट रिपोजिटरीज होती हैं वहां से, रैपो बनी होती है हमारी, वहां से पुल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है। ये कौन सी रैपोज होती हैं, ये हमारे पास जो है ना होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड वे हमारे पास होता है कि आप अपना ही इमेज बना सकते हो डोकर फाइल के थ्रू। डोकर फाइल बनाओ, डोकर फाइल के अंदर जो भी चीजें आपको चाहिए, उसके अंदर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके अंदर कोई आपने वॉल्यूम बनाना है, कोई आपने वहाँ पे फाइल बनानी है, उस तरह आप वहाँ पे डिफाइन कर देते हो तो आपको डोकर फाइल बन जाती है, आप उससे भी इमेज बना सकते हो। ठीक है। तो तीसरा तरीका हमारे पास होता है, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ती है खुद आपको। तीसरा तरीका होता है कि हमारे पास जो है ना, कोई अगर कोई कंटेनर चल रहा है, कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर, कोई आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर चल रहा है, तो आप उसी से ही इमेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो हम ये दो चीजें करके देखेंगे, 1 और 3 को करके देखेंगे, इसके थ्रू हम अपनी इमेज को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास है कि जो हमारे पास सेंट्रल डिपोजिटरीज होती हैं, आप वहां से इमेज को पुल कर सकते हो। जिस तरह अभी हम जो पुल करेंगे वो करेंगे डोकर हब से। जो डोकर वाले हैं, कंटेनर वाले, उनकी अपनी रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं डोकर हब, उसका नाम होता है। यहाँ से उसको हम क्या कर सकते हैं, पुल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आ जाए, ये डोकर हब है आपका, इस पे क्लिक करना है आपने। अकाउंट बनाना पड़ता है इस पे पहले। आपने कंटेनर बनाना है, कंटेनर बनाने के लिए आपको कुछ भी चाहिए। ठीक है, आपको कोई इमेज चाहिए, कोई आप कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ से मारिया डीबी, कोई आपको डॉकर चाहिए, HTTPD, ये 1 2 रेड हैट, तो आप यहाँ से उसको पुल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर वालों की अपनी वेबसाइट है ये वाली, तो यहाँ पे सारी चीजें पहले से बनी होती हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक एल्पाइन भी हमारे पास होता है, इमेज होती है एल्पाइन, यहाँ से इसके थ्रू भी आप अपना कंटेनर बना सकते हो। अब देखो इसका साइज कितना कम है, 5 MB साइज है इसका। आपने कभी सुना है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज 5 MB हो, लेकिन इसका है साइज 5 MB। ठीक है। तो इसलिए जो कंटेनर होते हैं वो इतने लाइट वेट होते हैं कि उसको, अगर इतना लाइट वेट है, उसको मैनेज करना कितना ईजी होगा हमारे लिए। ठीक है, वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, वहां पे सारी चीजें हम वो डालेंगे जो हमें चाहिए होगी। तो इसलिए बहुत लाइट वेट होते हैं। तो हम इसको यहाँ से, ये वाली रिपोजिटरी यहाँ से इसको पुल करेंगे, तो कमांड भी लिखी हुई है, डॉकर पुल एल्पाइन, आप ये कर लो। ठीक है, आगे पास अगर आप उबंटू की आज हम लैब करेंगे, इसके ऊपर उबंटू से अपना कंटेनर बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए जो है ना ये लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, डॉकर पुल उबंटू करना है, तो आपके पास इमेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिपोजिटरीज बनी होती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जो हमारे पास होता है, ये जो रिपोजिटरी होती है पब्लिक है, ये डॉकर वालों की अपनी है। ठीक है, ओपन सोर्स है, वाली कोई भी यूज कर सकता है। AWS वालों की अपनी होती है रिपोजिटरी, जहाँ से इमेज को पुल करते हैं। GCP की अपनी होती है, और एजियोर की अपनी होती है रिपोजिटरीज, जहाँ पे हम पुल को, इमेज को पुल करते हैं, इमेज को जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो AWS की रिपोजिटरी होती है उसको हम बोलते हैं ECR। ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। और जो AWS की सर्विस होती है उसको हम बोलते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। और जैसे कुबरनेटिस सर्विस होती है उसको हम बोलते हैं EKS, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस एंड इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे हम इमेज को पुल करते हैं, डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, एक तरीका ये होगा, हम उसको पुल कर सकते हैं, जो पहले से इमेज बनी होती है आप उसको वहां से जाके पुल कर लो। दूसरा डॉकर फाइल है, अगर आप खुद कोडिंग करके बनाना चाहते हो, वो आपको पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी, वो आप खुद बना लो। अगर आप जो है ना कोई कंटेनर चल रहा है आपके पास, आप उसकी इमेज भी बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, ECS, EKS और ECR। जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की हुई है ना, वहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो सिर्फ आपने उसको रीड करना है। तो हमने बोला था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो देख लेते हैं इमेज पड़ी हुई है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। डॉक्टर इमेजेस आपने लिखने हैं, चेक करने के लिए कि इमेज की पहले से बनी हुई है मेरे पास कि नहीं। डॉक्टर इमेजेस, तो वो कह रहा है आपके पास अभी कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको यहाँ से पुल कर लेते हैं, बुला लेते हैं उसको, डाउनलोड कर लेते हैं।
तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। डॉकर पुल उबंटू, आपने कोई भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आप यहाँ पे आके उसका डॉकर पुल उसका नेम लिख दो, आपके पास आ जाएगा, एंटर करो। तो देखो उसको पुल कर रहा है वहां से। ठीक है, पुल करके उसने हमारे सिस्टम को ला के रख दिया। अब मैं देखना चाहूँ तो क्या वाकई आ गई कि नहीं, डॉकर इमेजेस करें आप। तो देखो जो मैंने अभी उसको पुल किया है मुझको, अभी वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है उबंटू। उसका साइज क्या है, 77.8 MB साइज है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज जो है ना 77.8 MB है, इतना लाइट वेट है उबंटू। तो यहाँ से हम अपना जो सर्वर होता है इसको इजीली बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको बना के देख लेते हैं। इसी में से बनाएंगे, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, डॉकर रन। अब हम कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, डॉकर रन -IT। आईटी का मतलब ये होता है कि आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड, और टर्मिनल बेस के लिए इसको बना रहा हूँ -IT इसलिए लिखते हैं। डॉकर रन -IT हाइफन नेम, जो आपने नेम देना है अपने कंटेनर को, तो यहाँ पे नेम देता हूँ कंटेनर 1। मैंने अपने कंटेनर को नेम क्या दे दिया, कंटेनर 1। ठीक है, और लास्ट पे हम इमेज का नाम लिखेंगे कि आप जिस इमेज से कंटेनर बनाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे ubuntu लिख देता हूँ, तो उसको उठा देगा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको पुल ना करता तो मुझे एरर दे देता, सॉरी मुझे एरर ना देता। हाँ, एक और होता है कि अगर फर्ज कर लें आपके पास कोई इमेज पहले से नहीं पड़ी हुई, आपने उसको पुल भी नहीं किया, तो अगर आप डायरेक्टली ये कमांड चलाएंगे तो पहले वो उसको पुल करके लाएगा आपके सिस्टम के ऊपर, फिर वो कंटेनर को रेडी करेगा, एक कंटेनर को बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पहले से बनी हुई है, पड़ी हुई है इमेज, तो फिर भी ठीक है, दोनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं। तो एक कमांड होती है डॉकर रन -IT हाइफन नेम कंटेनर 1 और ubuntu लिखा, एंटर कर दो। यहाँ पे देखिए आपके पास कंटेनर बनकर मैं अपने कंटेनर के अंदर आ चुका। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी कंटेनर आईडी है, मैं उसके अंदर आ गया। एलएस करें तो आपको डिफरेंट फाइल्स नजर आ रही हैं और ubuntu की। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं फोल्डर चेंज करके जो मेरे पास यहाँ पे TMB फोल्डर है यहाँ पे जाता हूँ, एलएस करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, यहाँ मैं कुछ फाइल्स बना लेता हूँ, टच फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। ये मैंने यहाँ पे फाइल्स बना ली कुछ, एंटर करता हूँ, एलएस करता हूँ, तो मेरी फाइल यहाँ पे बनी हुई है। मैं अब कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ एग्जिट करके। ठीक है, अगर आपने देखना हो कि मेरा कंटेनर क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसकी कमांड होती है डॉकर PS। बताओ कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं मेरे। कह रहा है कंटेनर आपका नहीं चल रहा, कंटेनर जैसे अब जैसे एग्जिट किया आपने कंटेनर से, कंटेनर बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे इंटरेक्टिव मोड में इसको चला रहा था एज अ टर्मिनल के अंदर, तो इसलिए बंद हो गया, चला नहीं। अगर आपने देखना हो कि कौन से कंटेनर बंद हो गए, अगर आपने वो भी देखना हो तो डॉकर PS-A करते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, डॉकर PS-A। तो यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है, जो आपके रनिंग कंटेनर है उनको देखने के लिए डॉकर PS का यूज करते हैं। जो आपके पास रनिंग और आपके पास जो है ना वो आपके पास जो बंद हो गए कंटेनर, उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं डॉकर PS-A का। ठीक है, तो अपने याद रखने कुछ कमांड्स, वैसे ना भी रखें तो पूछा तो नहीं जाएगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इसको क्रिएटेड किया गया अबाउट अ मिनट्स अगो, और इसको एग्जिट कर दिया गया अबाउट 33 सेकेंड्स अगो। आपको सारी चीजें वो यहाँ पे शो कर रहा है, और उसका नाम था उबंटू। जिस इमेज से मिलकर बना था उसका नाम क्या था, उबंटू था इमेज का नाम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम एक और कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, तो कंटेनर बनाने के लिए हमें पहले इमेज चाहिए होगी, इमेज तो पहले हमारे पास एक ही है ubuntu। अब हम ये जो एग्जिस्टिंग सर्वर है हमारा, हम इसी से इमेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग सर्वर से ही इमेज को क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो हमारे न्यू सर्वर के अंदर आ जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखे हैं डॉकर कॉमिट, और यहाँ पे आपने लिखना है कंटेनर का नाम, कंटेनर 1 जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, और उस इमेज का नाम दे दें न्यू इमेज, कि मैं इस कंटेनर से, कंटेनर 1 से उसकी इमेज बना रहा हूँ। जैसे हम किसी की इमेज तस्वीर लेते हैं ना, इसकी मैं इस कंटेनर की तस्वीर ले रहा हूँ यहाँ पे। एंटर करें तो ये बन चुकी है तस्वीर उसकी। अब मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस, तो मुझे दिखाओ कि वहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखकर न्यू इमेज के नाम से मेरे पास जो ना उसकी एक नई पिक्चर शो हो रही है, एक मैंने न्यू इमेज क्रिएट कर ली। इस तरह आप इमेज को पुल भी कर सकते हैं, अगर आप खुद बनाना चाहें किसी कंटेनर की इमेज तो आप वो भी बना सकते हैं इस तरह। अब जो मैं नेक्स्ट कंटेनर बनाऊंगा वो मैं इसी इमेज का बनाऊंगा न्यू इमेज के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। सिर्फ 1 मिनट रुके, अजान हो रही है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अब हम इसी इमेज को यूज करते हुए न्यू इमेज को अपना न्यू कंटेनर बनाएंगे, तो उसकी कमांड क्या होती है, वही कमांड डॉकर रन वाली, डॉकर एन हाइफन आई टी एंड हाइफन हाइफन नेम, और नेम का देना है, इसको नेम देना है कंटेनर टू। और किस इमेज से बनाना है उस इमेज का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इमेज। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको इसी इमेज से क्यों बना के दिखा रहा हूँ कंटेनर, मैं आपको बताता हूँ अभी। एंटर करें, मैं अपने कंटेनर के अंदर चला गया हूँ। एल करें, सी डी टैम्प के अंदर जाएं जहाँ पे हमने पहले फाइल बनाई हुई थी। एल करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस कंटेनर के ऊपर न्यू नई फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये फाइल्स कहाँ पे थी, जो पहला कंटेनर चल रहा था वो पहला उसके अंदर फाइल्स बनाई थी, उसके अंदर एक इमेज ली, उस इमेज से न्यू कंटेनर बनाया, तो उसके अंदर भी वो सारा डाटा आ गया जो पहले कंटेनर के अंदर था। तो आप इस तरह भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज बनाने का हमारे पास ये फायदा होता है कि उसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। अब इसको एग्जिट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डॉकर इमेजेस देख लें, तो दो इमेज बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर बंद ना हो। ठीक है, मतलब कि मेरा जो कंटेनर चलता रहे, कि अगर मैं कंटेनर से बाहर भी आ जाऊँ तो कंटेनर चलता रहे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई कंटेनर नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन हाइफन डी टी। यहाँ पे यूज कर, डी टी मतलब होता है डिटैच मोड में यूज करेंगे अब अपने कंटेनर को। ठीक है, तो मतलब मैं अगर कंटेनर से बाहर आ भी जाऊँ, एग्जिट कर भी दूँ, उसको मेरा कंटेनर बैकएंड पे चलता रहेगा। हाइफन हाइफन नेम देना है आपने उसको, नेम जिसको दे लें कंटेनर थ्री का नेम दे दें। ठीक है, और इसको अपने किस पोर्ट पे चलाना है वही पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो पोर्ट आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है पोर्ट 8080। ठीक है, यहाँ पे हम जब रियल टाइम में कंटेनर के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे हम जो है ना अपने कंटेनर की पोर्ट को अपने सर्वर की पोर्ट से मैप करते हैं। क्यों करते हैं उसको जरा समझ लें। जो मैंने यहाँ पे 8080 लिखा है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कि आप देखें, ये आपका EC2 है। ठीक है, पहले तो हमारी एप्लीकेशन, जब हम पहले लैब कर रहे थे EC2 की, पिछली लैब्स के अंदर हमने क्या किया था कि अगर EC2 के ऊपर कोई वेब पेज को हम एक्सेस करते थे, तो हम क्या करते थे, इसकी पोर्ट 80 इनेबल करते थे, तो इंटरनेट से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे आती थी, इस पोर्ट 80 पे आती थी। अब हमारी एप्लीकेशन इस EC2 के ऊपर नहीं चल रही। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, एप्लीकेशन हमारी चल रही है यहाँ पे। EC2 के ऊपर एक कंटेनर है, उसके अंदर चल रही है एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, कंटेनर के ऊपर तो नहीं आएगी। कंटेनर का अपना पब्लिक आईपी होता ही नहीं है। ठीक है, कंटेनर का अपना पब्लिक आईपी नहीं होता, पब्लिक आईपी हमेशा किसका होगा, सर्वर का होगा। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, हमेशा EC2 के ऊपर आएगी, EC2 की जो पोर्ट 80 है वहां पे आएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर की पोर्ट को इस पोर्ट से मैप कर देते हैं, इस तरह करके। ठीक है, तो उसको बताते हैं कि जो पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आए, वो डायरेक्टली कहाँ पे एंटर हो जाए, और यहाँ पे आ जाए डायरेक्टली, इस कंटेनर के अंदर आ जाए और हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर लें। ठीक है, तो ये होता है मैपिंग कंसेप्ट। हम अपने कंटेनर की मैप को अपने सर्वर की मैप अपने कंटेनर की पोर्ट को अपने सर्वर की पोर्ट के साथ मैप करते हैं। ठीक है, तो उसको इसलिए हम लिखा था पोर्ट, पी लिखा था पोर्ट, और 8080 को हमने मैप कर दिया था, उनको जोड़ दिया था आपस में। ठीक है, अब रिक्वेस्ट जो भी हमारे EC2 के ऊपर आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, कंटेनर के ऊपर जाएगी। ठीक है, पोर्ट 8080 लिखा, और लास्ट पे हम क्या लिखते हैं, लास्ट पे ऑब्वियसली हम इमेज का नाम लिखेंगे जहाँ से हमने अपना सर्वर, हमारा कंटेनर रन होगा जिस इमेज से बनेगा, तो ubuntu मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको एंटर करें, और मैं अभी कंटेनर के बाहर ही हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। डॉकर PS करें, मेरा कंटेनर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, ubuntu चल रहा है, 7 सेकेंड्स गो, आपके पास 6 सेकेंड्स हो गए हैं उसको, और पोर्ट 8080 पे चल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता रहा है। जी भाई, ठीक है यहाँ तक। अब हम मैं कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ, तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए मेरी बात क्लियर आ रही है आपको, मुझे जरा यहाँ पे बता दें। चलिए, ओके ओके। कंटेनर के अंदर जाने के लिए क्या करना है, डॉकर
EXEC एग्जीक्यूट करो, ठीक है, -IT, और उस कंटेनर का नाम जिसके अंदर आप जाकर उसको देखना चाहते हो, कंटेनर 3 लिखना है आपने, और लास्ट पे उसका जो बिन बैश लिखते हैं इसको, ठीक है, सिंपल ये कमांड है हमारी। एंटर करें तो मैं आपको कंटेनर के अंदर आ गया, जो मेरा कंटेनर था उसके मैं अंदर आ गया हूँ। एलएस करें तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें कुछ शो हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर जिस तरह हम EC2 के ऊपर कोई वेब सर्वर चलाते थे, यहाँ पे कोई वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे yum install httpd -y। कोई मुझे बता सकता है कमांड क्यों नहीं चल रही यम वाली यहाँ पे? जी भाइयों, कोई मुझे बता सकता है कमांड क्यों नहीं चल रही यहाँ पे? क्योंकि ये जो कंटेनर कंटेनर किस इमेज से बना है, Ubuntu से, तो Ubuntu जो है उसके ऊपर तो यम वाली कमांड नहीं चलेगी, उसके ऊपर हम जो है ना इंस्टॉल करने के लिए एपीटी कमांड चलाएगी, तो इसलिए आपने एपीटी को यूज करना है हमेशा। तो जो मैंने आपको फाइल शेयर की हुई है लिनक्स की, वहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, एपीटी इंस्टॉल, और यहाँ पे आपने HTTPD लिखना, आपने लिखना है apache2 -y करें। नहीं हो रहा, अच्छा इसको पहले अपडेट कर लेते हैं, एपीटी अपडेट कर लेते हैं इसको, फिर हो जाएगा। कुछ डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज मिसिंग होती हैं, तो उसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो कमांड चल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। तो अगर आपके पास भी इस तरह कोई जो है ना कुछ होता है, तो आप उसको अपडेट कर लिया करें। तो उसने बता दिया अपडेट हो चुका है, ठीक है, जो कुछ डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज मिसिंग थी, तो उसने इतना जो 26.4 डाटा उसने फैच किया है, और 2 पैकेज कह रहा है अपग्रेड भी कर लें उसको, तो अपग्रेड अभी हम नहीं करेंगे, उसके लिए कमांड होती है एपीटी अपग्रेड, थोड़ा टाइम लेता है। तो हम चलाते हैं यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल apache2 -y करें, तो यहाँ पे देखें पैकेज जो मेरे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अब वो हमने देखा कि इसको हम स्टार्ट भी करते हैं, तो वही कमांड सर्विस apache2 स्टार्ट कर दो भाई इसको, ठीक है। उसने उसको स्टार्ट भी कर दिया हमारे सर्वर को। अगर स्टेटस चेक करना हो तो स्टार्ट की जगह क्या लिखते हैं आप, स्टेटस लिख दें, तो कह रहा है इज रनिंग apache2। तो दोबारा वहाँ पे वही काम करेंगे कि हमने क्या करना है, सीडी करेंगे, और रूट डायरेक्टरी के अंदर वॉर है, वहाँ पे www, और वहाँ पे HTML हमें ले जाओ। एलएस करो तो ये इसका बाय डिफॉल्ट पेज बना हुआ है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, रिमूव index.html। दोबारा बना लेते हैं कैट की मदद से, कोई फाइल बना लेते हैं, index.html फाइल बना के एंटर करता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई container 3, ठीक है, और एंटर करें, कंट्रोल D करें, इसको बाहर आ जाए। एलएस करें तो यहाँ पे देखें। अब देखता हूँ कि मैंने जो अपने EC2 के ऊपर कंटेनर बनाया है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, तो इसका पब्लिक आईपी कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चले जाए, न्यू टाइप करके इसको जाकर पेस्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं आपको एक्सेस नहीं दे रहा, क्या लोडिंग हो रहा है। तो कोई भी बता सकता है क्यों नहीं दे रहा एक्सेस, क्या इशू आ रहा है यहाँ? एनीवन, साइट कांट बी रीच। मसला यहाँ पे ये है, पोर्ट जी, ये मेरे ख्याल से पोर्ट जो है वो इनेबल नहीं करवाई होगी ना हमने। हमने अपना जो है ना जो हमारा कंटेनर है उसकी पोर्ट तो हमने सही रखी हुई है, लेकिन उसको मैप नहीं, इसकी इनेबल नहीं की हुई है हमने। जो हमारा इसका सिक्योरिटी ग्रुप है हमारे सर्वर का, क्योंकि रिक्वेस्ट तो यहाँ पे आएगी, इसकी पोर्ट जब ब्लॉक है तो वो रिक्वेस्ट किस तरह आएगी। तो इसकी पोर्ट को वहाँ पे जाके पहले इनेबल कर लें, यहाँ पे लिखें HTTP पोर्ट 80 इनेबल हो गई है, यहाँ पे एनीवेयर कर दें, सेव रूल करें, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे हम, तो देख सकते हैं कि अब मेरी जो रिक्वेस्ट है मुझे पेज शो हो रहा है कंटेनर के अंदर, कि मेरी अब जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, कंटेनर के अंदर तक हिट जा रही है मेरी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट गई कहाँ पे है, मेरे सर्वर पे गई है, क्योंकि उसको पब्लिक आईपी उसका तो वहां पे गई है, लेकिन उसकी पोर्ट को हमने मैप किया हुआ कंटेनर की पोर्ट से, ठीक है। तो उसके थ्रू रिक्वेस्ट होती हुई कहाँ पे जा रही है, कंटेनर के अंदर तक जा रही है हमारी रिक्वेस्ट,
इस तरह जो ना हम जो ना थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम कर सकते हैं कंटेनर के ऊपर। ठीक है भाइयों, और यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप इसको एग्जिट करें, तो आप देखेंगे, आप एग्जिट कर भी देंगे तो आपका कंटेनर चलता रहेगा, बैकएंड के ऊपर बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको डीटैच मोड में चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंटेनर आपका चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास इमेज नहीं पड़ी हुई, जिस तरह मेरे पास डॉकर इमेजेस करता हूँ, अगर आपके पास इमेजेस नहीं पड़ी हुई तो फिर भी आपको कंटेनर बना सकते हैं, लाइक किस तरह। मैं लिखता हूँ डॉकर रन -it नेम, और इसको नेम देते हैं container 4 का नेम देते हैं इसको। और जिस इमेज से बनाना है उसका इमेज का नाम लिख दें, तो उसका इमेज का नाम है जानकी से बनाना चाहता हूँ। मैं इस इमेज से अपना कंटेनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये इमेज मेरे पास पड़ी नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, पहले इसको पुल करके लाएगा। ये देखो, कह रहा है अनएबल टू फाइंड इमेज, कि आपके पास इमेज पड़ी नहीं हुई, तो वो अभी क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। तो पहले वो पुल करेगा, पुल करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको फिर आगे कंटेनर को रेडी भी कर देगा। तो अगर आप पहले इमेज को पुल कर लें वो भी सही तरीका है, अगर आप उसको डायरेक्टली वहां से जो है ना पहले पुल करके डायरेक्टली बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो दोनों तरीके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बाकी चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने आपसे इतना ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी, अगर कमांड नहीं आ रही तो इट्स ओके, अभी आप क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ रहे हैं, तो आपसे चीजें नहीं पूछी जाएंगी, नहीं करवाई जाएंगी आपसे, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपने चीजें कौन सी याद रखनी, चीजें आपने ये याद रखनी कि जो AWS की अपनी कंटेनर सर्विस है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ठीक है, और जो कुबरनेटिस सर्विस है उसको हम बोलते हैं EKS, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। और जो हमारे पास होती है, जहाँ जब इमेज को हम पुल करते हैं, जो रिपोजिटरी होती है AWS की अपनी रिपोजिटरी, उसको हम बोलते हैं ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जस्ट लाइक डॉकर हब। इस तरह डॉकर हब मैंने आपको दिखाया, जहाँ से डिफरेंट इमेजेस पड़ी होती हैं, इस तरह यहाँ पे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री होती है, जहाँ से हम इमेज को हम पुल भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम पुश भी कर सकते हैं कंटेनर को बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के बाद। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास APIs का, तो APIs को पढ़ लेते हैं जरा यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये होता क्या है, इसको समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल समझें कि देखिए, आप जो है ना एक होटल में जाते हो, एक होटल है, आप वहां पे गए, आपने देखा कि वहां पे जो ना होटल के अंदर 100 कस्टमर पहले बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो जो 100 कस्टमर बैठे हुए हैं और आप चलेंगे, दो और लोग 102 बन गए, जो जितने भी हो गए यहाँ पे, उस होटल के अंदर 100 या 102 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, कस्टमर बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर। तो अगर उन्हें खाना ऑर्डर करना है तो क्या ऐसा करेंगे, डायरेक्टली वो किचन के अंदर जाके कुक, जो शेफ होगा उसको जाके ऑर्डर करेंगे, भाई मेरे लिए ये बनाओ, दूसरा कहेगा मेरे लिए ये बनाओ। तो ऐसा नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल को डायरेक्टली कुक को जाके कहने लग जाएंगे मेरे लिए आप ये बनाओ, मेरा ये ऑर्डर है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेटर्स होंगे दरमियान में, जिस क्लाइंट ने भी या जिस कस्टमर ने भी ऑर्डर करना है, किसको ऑर्डर करेगा, उस वेटर को ऑर्डर करेगा। ठीक है, और वो ऑर्डर, जो वेटर है वो आपका पैगाम जो है उस कुक तक लेके जाएगा, और कुक उसको रेडी करेगा, और कुक फिर दोबारा किसको देगा, वेटर को वो रेसिपी देगा, खाना बना के, और वही खाना आपको दिया जाएगा वेटर के थ्रू। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कुक से जो है ना, वो आपको पता भी नहीं होता कुक बैक कौन कौन है, कोई मेल है फीमेल है, कौन बना रहा है, उसका नेम नहीं आपको पता होता, आप सिर्फ वेटर से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, जो थर्ड बीच में हमारा इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है। इसी तरह जो अब हमारे पास हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, मल्टी टीयर हमने आर्किटेक्चर बनाया होता है क्लाउड के अंदर, तो वहां पे अगर फर्ज कर ले हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी EC2 के ऊपर हमारे कंटेनर यहाँ पे चल रहे हैं, तो इन कंटेनर ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, इसने इससे करनी है, इसने इससे करनी है, या अगर बाहर से लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, हमारे कंटेनर को एक्सेस करना है, उसको अप्रोच करना है, तो हम किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे हमारे कंटेनर को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे API यूज करते हैं। API सर्वर होते हैं, उसका यूज करते हैं। उसके क्या होता है, उससे तमाम लोग जो किससे कम्युनिकेट करते हैं, इस API से कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। अगर ये रिक्वेस्ट आ रही है, कह रहे कि मैंने मुझे इस कंटेनर से बात करनी है, तो वो API को रिक्वेस्ट करेगा, और API उसको कम्युनिकेट कराएगा इस कंटेनर से। अगर इसने कंटेनर 2 से बात करनी है, तो ये किससे कम्युनिकेट करेगा, API से कम्युनिकेट करेगा, और API जो है ना उसको सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट कराएगा कंटेनर 2 से। इस तरह अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए
वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपीएस का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे डायरेक्टली कम्युनिकेशन ना हो, वहां पे सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन हो। वहां पे एपीएस कीज का फिर यूज होता है और डिफरेंट चीजें होती हैं, वहां तक अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एपीए क्या होता है, एक दरम्यान में इंटरमीडिएट होता है, जो चीजों को सिक्योर रखने के लिए, कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए यूज किया जाता है। जो कि जब भी किसी ने कोई बात करनी हो, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली एपीए के पास जाएगा, और एपीए पे हमारे पास अगले बंदे तक लेके जाएगा और उससे हमारी बात करवाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने पढ़ा कि कंटेनर्स क्या होते हैं, हमारे पास कुबरनेटिस क्या होते हैं, एपीआई। आखिरी कॉन्सेप्ट, हमारी आखिरी बात रह गई यहाँ पे, उसको भी कवर कवर कर लेते हैं। एक हमारे पास सर्विस होती है फारगेट सर्विस। फारगेट, एडब्ल्यूएस फारगेट सर्विस होती है। जिस तरह हमारे पास होता है एक EC2 होता है और एक हमारे पास होता है लैम्डा। जो डिफरेंस इसके अंदर होता है ना, वो ही थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर होता है, कंटेनर के अंदर, ECS के अंदर जो एडब्ल्यू की सर्विस है, जो एडब्ल्यू की सर्विस है ECS, उसके अंदर और फारगेट के अंदर भी यही डिफरेंस होता है। जिस तरह EC2 आपके पास एक सर्वर है, एक कंप्यूट सर्विस है, लैम्डा भी कंप्यूट सर्विस है, लेकिन वो सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है। वहां पे हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ता, हैंडल नहीं करना पड़ता, डिप्लॉय या प्रोविजन नहीं करनी पड़ती सर्वर की। तो ये सर्वरलेस सर्विस है। इसी तरह कंटेनर आपके पास सर्विस है, ECS कंटेनर सर्विस है, लेकिन फारगेट आपके पास सर्वरलेस कंटेनर सर्विस है। ठीक है, आपके पास सर्वरलेस कंटेनर सर्विस है, AWS फारगेट। ये आपने इस तरह ही सिर्फ याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर रन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ECS का यूज कर सकते हैं, कंटेनर सर्विस AWS की अपनी यूज कर सकते हैं। या अगर आप ओपन सोर्स कंटेनर यूज करना चाहें, जिस तरह भी मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं AWS की सर्वरलेस कंटेनर सर्विस यूज करना चाहता हूँ, जहाँ मुझे सर्वर को मैनेज ना करना पड़े, सर्वर को प्रोविजन ना करना पड़े, EC2 ना बनाना पड़े, वो सारी चीजें मुझे ना करनी पड़े, अपडेट पैचेस ना लगाने पड़े, उसके लिए फिर आप जो है ना मैनेज सर्विस यूज करोगे AWS फारगेट के नाम से, जो हमारे पास है सर्वरलेस कंटेनर सर्विस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, आपने सिर्फ इसी को याद रखना है, यहीं तक आपसे पूछा जाएगा, डिटेल में आप इतना वो नहीं जाएंगे आपके ऊपर। जी भाइयों, सर यहाँ तक क्लियर।